सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए सामान्य अध्ययन के इतिहास सेक्शन से एक बेहद ही महत्वपूर्ण, हालांकि इसको उतना महत्वपूर्ण तो हम नहीं कहेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करें। वैसे खिलजी वंश की शुरुआत यहाँ से होती है, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है। लेकिन इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे ही द्वारा डाले गए वीडियो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के बारे में सुन ले, ताकि आपका क्रम बना रहे। शुरुआत करते खिलजी वंश का काल 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था और इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। संस्थापक के बारे में कई बार नाम पूछा गया है। ये खिलजी जो थे, ये इतिहासकार कुछ ऐसा कहते हैं ये नीच कुल के मुसलमान थे, इसलिए इनको कई वर्ग मान्यता देने से कतरा रहे थे। तो जलालुद्दीन खिलजी चूंकि बलबन का जब वंशज सब कमजोर होने लगा, कैकुबाद आया, उसके पहले कैखुसरो आया, इसके बाद क्यूमर्स आया, सब कम समय के लिए रहा, उठा पटक होने लगा। तो उस स्थिति में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये सेनापति था, इसका महत्व बढ़ता चला गया, इसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई, संयोग से भाग्य भी साथ दिया और राजा बनने का मौका मिला। तो जब ये 1290 ईस्वी में बना तो कैकुबाद द्वारा निर्मित महल में इसने 70 वर्ष के उम्र में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा उम्र में यदि कोई शासक बना है तो वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 70 वर्ष, आप समझ सकते हैं कि जिस उम्र में मृत्यु के निकट का उम्र में ये राजा इसको बनने का, शासक बनने का, सुल्तान बनने का मौका इसको मिला। इसके बाद खिलजी को कुछ इतिहासकार तुर्क मानते थे। ये तो तय था कि इसको नीच कुल के मुसलमान मानते थे, इसलिए इसके बारे में इसको स्वीकारता में थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को, चूंकि इसने अंतिम शासक क्यूमर्स की कहा जाता है कि इसने इसकी हत्या करके और तब इसको यमुना नदी में फिकवा दिया था, इसलिए इसको भी डर था कहीं हमको भी कोई दूसरा सूबेदार या सरदार मार ना दे, इसलिए इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन करके किला खोरी ले गया। ये दिल्ली के ही निकट था, थोड़ी दूरी पर था। वैसे भी ध्यान रखें कि यदि कोई भी सूबेदार या कोई भी सेनापति यदि राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठता था तो, या सुल्तान की हत्या करके गद्दी पर बैठता था स्वीकृत सुल्तान, तो उस स्थिति में प्रायः वो अपनी राजधानी परिवर्तन कर लेता था अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अन्यथा उसको भी कोई दूसरा सूबेदार या कोई महत्वाकांक्षी सरदार उसको मारने का खतरा रहा करता था। इसने फिर क्या किया कि वैसे थोड़ा सा इसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान लें कि ये कैकुबाद के ही काल में 1286 से 90 का पीरियड आप देख लीजिए। इस काल में इसका उत्कर्ष होने लगा, इसका रैंक ओहदा बढ़ने लगा। ये बढ़ते बढ़ते विश्वास पात्र बनके सर-ए-जहांदार अर्थात कि शाही आरक्षक बन गया। शाही आरक्षक एक महत्वपूर्ण पद है जो सुल्तान का बॉडीगार्ड का हेड, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है क्योंकि कोई भी सुल्तान उसी को अपना बॉडीगार्ड का हेड बनावेगा, अपना अंगरक्षक का हेड बनावेगा, जिस पर उसको वफादारी में कोई शक नहीं। हालांकि उसने बाद में घात किया था और कैकुबाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। लेकिन जब ये शासक बन गया, सुल्तान बन गया, राजा बन गया, संक्षिप्त हम लोग कह लें, तो इसने क्या किया कि बलबन की जो कठोर नीति थी, लौ और रक्त नीति को त्याग दिया। क्यों? ये चाहता था कि जनता हमको स्वीकार करे, हमसे खुश रहे, हम ऐसा कोई काम नहीं करें जो अन्य सरदार हमसे नाखुश होकर के मेरे ही विरोध षड्यंत्र कर दे। तो लौ और रक्त नीति को त्याग दिया और इसने अहस्तेप की नीति भी अपनाया। ये जो सरदार जहां थे, जैसे थे, जिनका अधीन जितना भी क्षेत्र था, जमीन था, उसको रहने दिया, ये किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो उस स्थिति में इसलिए इसको उदारवादी भी माना गया। जलालुद्दीन फिरोज बराबर कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। वृद्ध मुसलमान स्वाभाविक था, जो 70 वर्ष की उम्र में शासक बना था तो वृद्ध तो था ही, लेकिन इसने अपनी उदारता को दिखाया कि हम लिबरल हैं, ताकि सरदार का समर्थन इसको बना रहे, भक्ति बना रहे। इसलिए इसको इतिहासकार कोमल हृदय वाला सुल्तान भी कई जगह इसको कहा गया है। यदि ये प्रश्न पूछते हैं कोमल हृदय वाला सुल्तान कौन था दिल्ली सल्तनत काल में, तो ये होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसी के काल में
बलबन का एक भतीजा था, उसका नाम था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और शुरुआत में ही विद्रोह किया, क्योंकि उसको ये स्वीकार नहीं था कि बलबन के काल का सेनापति, जो इसके मंगोल आक्रमण के समय में सेनापति का काम किया करता था, कई मंगोल आक्रमण को विफल भी किया था, और बलबन के भतीजे के सामने ये शासक बन जाए। तो मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और इसको कुछ लोकल सरदार का मदद भी मिला, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी घबराया नहीं। इसने अपने पुत्र अरकली खां को भेजा और अरकली खां को भेजने के बाद अरकली खां ने अच्छा घेरा डाला और मलिक छज्जू पराजित हुआ। लेकिन यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की एक सिफत देखिए कि इसने मलिक छज्जू को मारा नहीं। मलिक छज्जू को क्या किया कि इसने यहाँ से ट्रांसफर करके इसको मुल्तान भेज दिया, ताकि कोई विद्रोह की संभावना अब न रहे। तो मुल्तान भेज दिया, जो वर्तमान में कह सकते हैं कि यह स्थिति इसकी पाकिस्तान में है। 1947 के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान तरफ बढ़ गया। तो यहाँ इसको भेज दिया ताकि इसको फिर आकर के यहाँ से विद्रोह करने की संभावना न हो। और इसने मलिक छज्जू को सम्मान भी दिया और इसको सुरक्षा की गारंटी भी दी, यहाँ इसको महत्वपूर्ण पद से भी नवाजा। मलिक छज्जू खुश हो गया। आमतौर पर दूसरा शासक तो निश्चित ही इसकी हत्या कर देता। तो इस तरह से मलिक छज्जू का विद्रोह से इसको मुक्ति मिली। इसके बाद देखिए जलालुद्दीन खिलजी के काल में कुछ मंगोल आक्रमण भी हुए। एक आक्रमण हुआ आपका अब्दुल्ला, यह मंगोल आक्रमणकारी था, उसके नेतृत्व में हुआ। इसको एन केन प्रकार ये किसी तरह से नलिफाई किया, इससे निपटा। इसके बाद हलाकू का पौत्र उल्लू खां के नेतृत्व में हुआ। और जलालुद्दीन खिलजी के ही काल में लगभग 4000 मंगोल आक्रमणकारी या मंगोल ये आकर के दिल्ली में बस गए और इनको बसने भी दिया। और वही दिल्ली में स्थान है मंगोलपुरी। आज भी दिल्ली जाइएगा तो मंगोलपुरी की ढेर सारा बस आपको मिलेगा। मंगोलपुरी महत्वपूर्ण स्थान है, वो उसी मंगोल के बसने के कारण उसका नाम ही डाल दिया गया मंगोलपुरी, और आज भी। और इसको नया मुसलमान भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने बसने के बाद विधिवत इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के क्या एक इसके व्यक्तित्व पर बट्टा हुआ। एक सिद्दी मौला नाम का संत हुआ करता था, जो संभवतः शांत प्रिय था संत। ये एक खानकाह बना करके कई सारे सरदारों को बुलाता था, मीटिंग करता था। इसको शक हो गया जलालुद्दीन खिलजी को कि ये कहीं न कहीं षड्यंत्र न कर दे। इस स्थिति में उसको ये डर लगने लगा कि यदि षड्यंत्र करके और कहीं हमको अपदस्थ न कर दे, तो अचानक इसने सिद्दी मौला को बुलाया और तर्क वितर्क होने लगा। आखिर तुम खनकाह में क्यों सरदार सबको बुलाते हो? इसने कहा मैं शांतिपूर्वक मीटिंग करता हूं। इसी तर्क वितर्क में थोड़ा सा बात बढ़ गया, गुस्सा ज्यादा हो गया, और गुस्सा होने के कारण सिद्दी मौला को जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैर तलों को चलवा दिया। कहा जाता है कि संत व्यक्ति था, ये ऐसा फकीर था, ये ईरानी फकीर, जिसके कुचलवाने के कारण प्रकृति ने कुछ एक दिन के बाद ही भीषणतम तूफान लाया, जिससे कई व्यक्ति मारे गए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के व्यक्तित्व पर एक दाग है। उदारवादी होते हुए भी, दयावान होते हुए भी, लेकिन इसने सिद्दी मौला की हत्या करवाई थी। इसके बाद चलेंगे अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी का बाप बचपन में ही मर गया था, भतीजा था, बाद में इसको इसने अपना दामाद भी बनाया। अलाउद्दीन खिलजी को इसने भेजा देवगिरी, इधर दक्षिण कव्यान में भेजा था। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने काफी धन इकट्ठा किया, बहुत धन इकट्ठा किया, जम करके धन इकट्ठा किया। तो इस स्थिति में देखिए कि नियम उस समय था कि यदि किसी को भी शासक भेजता था अपना प्रतिनिधि बना करके आक्रमण करने के लिए, तो जो धन मिलता था उसका एक हिस्सा राजकोष में या राजा को देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी, भले पालन पोषण उसका ही चर्चा कर दे या कह सकते कि बाद में ससुर भी बना, लेकिन ये महत्वाकांक्षी, ये इसको धन भिजवाता ही नहीं था दिल्ली। तो परिणाम हुआ कि इसकी ही इच्छा हुई, तब तक उम्र इसका 76 वर्ष हो गया, पैसे की जरूरत भी,
और पता लगा जब भतीजा बहुत माल कमा कर दबा के रखा हुआ है, ये संवाद भिजवाया। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप करा मानिकपुर आइए, ये इलाहाबाद के निकट पड़ता है, करा मानिकपुर आइए, वहां मिलेंगे और वहां मिलेंगे, फिर अपना जो आपका हिस्सा बनेगा फिर हम आपको देंगे। और इधर ही अलाउद्दीन खिलजी पहले ही प्लान कर चुका था, अपने सैनिक को सेटिंग कर चुका था कि इस बुढ़े का काम 76 वर्ष की उम्र में ये शासक बना बैठा था, इसका काम तमाम कर देंगे। संयोग देखिए इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ था, ये यहां से करा मानिकपुर आया, अलाउद्दीन खिलजी भी यहां गया और ये दाहिने हाथ में डायगर चाकू रखे हुए था कटार, और इसका चचा दूर से ही बोला जा रहा है, भतीजा बहुत दिन के बाद मिला है, सुने हैं कि बहुत ज्यादा तुम माल कमाया है, अरे कम से कम चचा को कुछ तो डाउन करो, कुछ तो धन दो जो उसका हिस्सा बनता है, तुम सारा का सारा धन चाप के रख लिया है, अपने पास रख लिया है, ये तो सही नहीं है। कहा आइए 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 चचा, बहुत दिन के बाद आपसे भेंट हुआ है, लेकिन ये इसके षड्यंत्र से अनभिज्ञ था। परिणाम क्या हुआ कि जैसे ही गला मिला को पीछे से दूसरे हाथ से डैगर लेकर के और इसको पीठ में ही छुरा भोंक दिया और वहीं पर इसके ही आलिंगन में गोद में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और सैनिक को कहा यह बुढ़ा बहुत ही लोभी हो चुका था, इस उम्र में भी काम करे हम, किसी क्षेत्र को जीते हम, किसी क्षेत्र में लूटे हम। और ये सैनिक पर ना ध्यान दे करके, सूबेदार पर ना ध्यान दे करके, क्षेत्रीय सरदार पर ना ध्यान दे करके ये स्वयं सारा धन निगलना चाहता था, इसलिए हमने इसको मार दिया और सुल्तान के रूप में हमें स्वीकृति दो। और इसके पहले ही इसने सैनिक को पैसा दे करके मिला दिया था। इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में हो गई और जलालुद्दीन खिलजी मारा गया। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी कैसे शासक बना तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। आगे इस पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।